नमस्कार, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स नाम से जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर ईरा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट में, और इतना अच्छे से समझा दिया मतलब कि कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है चाहे तो आप बुक से कर लो, और मैंने इतना अच्छा सोल्यूशन आपको दिखाया है और एक्सप्लेन करके अब मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पूरा का पूरा जो हमने कवर किया है 2 वीडियोज़ में उसमें कितने अच्छे से हम सब कुछ समझ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन में अब दिक्कत आएगी नहीं। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं 1 बाय 1, और आपको और कहीं पर जाने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, हम नोट्स भी दे देंगे और रिवीजन भी करा देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी बाद में हो जाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले ये एमसीक्यू है, इसमें पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग, मतलब कि शीत युद्ध के बारे में इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो झूठा है या गलत है। ठीक है भाई। अब ऑप्शन ए है इट वाज ए कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। भाई मम्मी कसम मैं झूठ नहीं बोले कोई भी, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये तो कंपटीशन था इन दोनों के बीच में, तो ये बात तो सही है, गलत थोड़ी है, गलत पूछा है। ठीक है, तो पहला ठीक है। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर, भाई ये भी बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था कि एक तरफ सोशलिज्म था, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म था। ठीक है, यूएसए का जो ब्लॉक था वो अपने कैपिटलिज्म की तरफ था, पूंजीवाद की तरफ था, और जो यूएसएसआर का दूसरी पावर जो थी उसका सोशलिज्म की तरफ था, उसका साम्राज्यवाद की तरफ था। तो हमने ये सारा चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, दोनों सुपर पावर अपनी अपनी आइडियोलॉजी को ऊपर दिखाने के लिए इनके ऊपर अंदर वार छिड़ी हुई थी। तो ठीक है भाई, ये कथन भी ठीक है। इट ट्रिग्ड ऑफ एन आर्म रेस, इसका मतलब है कि इसने आर्म रेस लगा दी थी, कौन ज़्यादा हथियार लेके आएगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था दोनों ने न्यूक्लियर पावर का जखीरा इकट्ठा कर लिया था। और आखिरी ऑप्शन है द यूएस एंड द यूएसएसआर वर इंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर। अरे भाई साहब, मैंने बताया था नहीं बताया था कि डायरेक्ट वॉर कैसे हुई। डायरेक्ट वॉर होती तो वो कोल्ड वॉर का नाम थोड़ी होता। कोल्ड वॉर उसका नाम इसलिए रखा गया था कि वो कभी डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाई। डायरेक्ट वॉर में जाती तो वो कोल्ड वॉर कैसे होती। तो इसका आंसर ये पूछा गया था गलत कौन सा है, तो इसका आंसर है लास्ट वाला डी, द यूएस एंड यूएसएसआर वर इंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर। ये कथन गलत है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम। ये नाम क्या होता है मैंने बताया था। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसमें इंडिया था, जो किसी भी गुट की तरफ नहीं था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसका नाम का ऑब्जेक्टिव नहीं दिखाती है। पहला है इनेबलिंग न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्री टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी। तो भाई ये तो था नाम का ऑब्जेक्टिव, यही तो था कि जो अभी अभी डीकोलोनाइज्ड का मतलब है कि जो कंट्री अभी दूसरों के राज में थी, जो अंग्रेजों की कॉलोनी थी, वो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखना चाहती थी, किसी एक ब्लॉक की तरफ नहीं जाना चाहती थी। ठीक है भाई, तो ये तो नहीं है, ये तो उसका मतलब कि था, तो ये आंसर नहीं है। नो टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, तो भाई ये भी था इसका मेन ऑब्जेक्टिव नाम का कि भी हम किसी की तरफ भी किसी के भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं है भाई। फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन द ग्लोबल इशू, हाँ तो भाई ये बात भी कैसे ठीक हो सकती है कि फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रल नहीं थे। भाई न्यूट्रल क्यों नहीं थे? अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया भी था कि न्यूट्रल होना यानी कि किसी भी तरफ से कैसा भी कुछ भी योगदान नहीं होना। अब इंडिया का तो पूरा योगदान था, इंडिया नाम जो ये मूवमेंट था इंडिया इसके अंदर था, यानी कि इंडिया ने तो पूरा पार्टिसिपेट किया था दोनों के बीच में जो युद्ध की संभावना थी उसको कम करने के लिए, दोनों पावरों को बीच में सुलह कराने के लिए। अरे मारवाड़ी वाला नहीं बताया था, मारवाड़ी किंग था इंडिया उस टाइम पर। ठीक है, तो ये कैसे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था भाई कि हम न्यूट्रल रहेंगे ग्लोबल इशू पे। ये एलिगेशन लगा था इंडिया के ऊपर कि ये न्यूट्रल है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसका आंसर सी हो गया, क्योंकि यही पूछा गया था कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है भाई। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है अब ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स का मतलब तो समझते हो ना, अरे मतलब ट्रू फॉल्स सही गलत, तो ये सबसे आसान पोर्शन बच्चों को लगता है। तो पहले पे आ जाते हैं, अपना ए है मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड फॉर सुपर पावर। अरे भाई सुपर पावर दूसरों को अलायंस बनाए किस लिए रहा था? भाई देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया था कि दोनों को क्या फ़ायदा था सुपर पावर्स को, ताकि इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अलायंस बना रहे थे। तो उसमें से एक ये भी था कि बेसिस मिलिट्री को एक दूसरे के स्पाई करने के लिए भी था, अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए भी था। तो बेसिस का यही तो है, तो ये वाला ट्रू है। ठीक है भाई, क्या है ये? ट्रू। और नेक्स्ट क्या है? बी मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ी दिन पहले बताया था कि आइडियोलॉजी का तो सारी लड़ाई थी। तो भाई एक सेम आइडियोलॉजी के एक तरफ आने लग रहे थे, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ले रहे थे अपनी तरफ, और मिलिट्री स्ट्रेटेजी हमने अभी ए पोर्शन में पढ़ा है। तो ये क्या है? ये भी ट्रू है, ट्रू।
ठीक है भैया। सी का है व्हेन ए नेशन अटैक एनी मेंबर कंट्री इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर ऑफ कंट्रीज। तो भाई ये तो होता ही है इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा से कि भाई कोई अगर दो कंट्री आपस में अलायंस है किसी का भी, तो एक कंट्री पे अगर कोई हमला बोलता है तो वो माना जाएगा कि दोनों कंट्री पे या जो भी आपस में अलायंस है सब पे हमला बोला गया है। तो ये क्या है, ये भी टीरू है। अच्छा भाई, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, सुपर पावर असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन। अरे भाई साहब, ये इतने अगर समझदार होते, ये इतने दिल वाले होते तो टूटते क्यों ये यूएसएसआर वाले, किसी को वेपन बनाने नहीं दे रहे थे, खुद ही तो बना रहे थे सारा का सारा। मैंने ये अगले चैप्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे भी, और इसमें भी थोड़ा सा आइडिया दिया था कि यूएसएसआर टूटने के बाद रशिया बना था और ये सारे के सारे न्यूक्लियर बम जो यूएसएसआर के थे वो रशिया ले गया था। ऐसे ही आज के ज़माने में ये अमेरिका के पास है या रूस के पास है, यानी कि और किसी को तो बनाने नहीं दिया। तो इस वक्त पे पूरी दुनिया में है ही 9 देशों के पास। अरे फॉर्चुनेटली इंडिया के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन पूरी दुनिया में 9 के पास ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब भाई साहब हमारे 4th क्वेश्चन में पूछा गया है, एक लिस्ट दी गई है कंट्रीज़ की और उसमें से पूछा गया है कि कौन सा कंट्री कौन से ब्लॉक की तरफ था, यानी कि यूएसए या फिर नाटो की तरफ कौन सा था या फिर वार्सो और यूएसएसआर की तरफ कौन सा था। तो पहली कंट्री दे रखी है पोलैंड। भाई पोलैंड जो है आप यूरोप में देखना, पोलैंड ईस्टर्न यूरोप की तरफ पड़ता है, तो वहीं से समझ जाओ कि ईस्टर्न यूरोप तो सारा का सारा यूएसएसआर की तरफ था, यानी कि वार्सो पैक्ट। सेकंड है फ्रांस। फ्रांस हमेशा से ही, आज के ज़माने से ही लगा लो आप कि फ्रांस किसकी तरफ है, फ्रांस अब भी नाटो का सदस्य है और फ्रांस के अच्छे रिश्ते हमेशा से अमेरिका से रहे हैं। तो ठीक है, अपना फ्रांस कौन सी तरफ है, नाटो की तरफ है। जापान, भाई यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा कि जापान है तो ईस्ट में, बिल्कुल सबसे ज़्यादा ईस्ट में तो जापान ही है, लेकिन ये नाटो में है। अरे भाई साहब 1945 के बाद ही तो ये मेन कोल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1945 में ही तो इनके ऊपर अमेरिका ने वो गिर दिए थे, बम गिर दिए थे। हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल बॉय और फैटमैन गिरा था परमाणु बम, जिसके बाद जापान के पास अपनी मिलिट्री रखने की पावर थी नहीं, जापान को रहना ही अमेरिका के अंडर था। तो नॉर्मल सी बात है, जापान वेस्टर्न अलायंस आ गया, नाटो में आ गया। ठीक है भैया। आ गया नाइजीरिया। नाइजीरिया एक अफ्रीका का देश है, गरीब देश है, तो यहीं से समझ जाओ कि ये देश गरीब जो थे ये किसी की तरफ नहीं थे, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ, साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज। तो ये किसकी तरफ है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम की तरफ, इंडिया वाले गुट की तरफ। बाकी आ गया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का तो मैं बता रहा हूँ आज के करंट के हिसाब से भी आप लगा सकते हो। नॉर्थ कोरिया का वो संकी जो अपना वो है, संकी अंकल जो है कुछ भी फैसले लेता रहता है उल्टे सीधे, आज के ज़माने में उसकी अमेरिका से कितनी लड़ाई होती रहती है। और चीन का वो बिल्कुल खास है, तो इसी से समझ जाओ कि अमेरिका से लड़ाई हो रही है तो अमेरिका की तरफ तो था नहीं, तो वो किसकी तरफ था, वो ईस्टर्न अलायंस यानी कि वार्सो पैक्ट की तरफ था। और लास्ट है अपना श्रीलंका। तो श्रीलंका तो भाई साहब हमारा पड़ोसी है, ठीक है, तो श्रीलंका से तो लगा लो एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री हो गई, तो ये किसी की तरफ नहीं है, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सब कुछ बताया हुआ है पहले से, वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, सब कुछ पता होगा आपको जो क्वेश्चन लिखे है। क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर प्रोड्यूस्ड एन आर्म रेस एज वेल एज आर्म कंट्रोल, व्हाट वर द रीजन फॉर बोथ दिस डेवलपमेंट। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था, उससे आर्म रेस छिड़ गई थी एक तरह से और आर्म पे कंट्रोल भी कर रहे थे साथ साथ। तो क्या रीजन था ऐसा कि ये दोनों चीज़ हुई थी कि आर्म रेस भी हो रही थी और आर्म पे कंट्रोल भी किया जा रहा था। तो भाई मैंने बहुत अच्छे से बताया था, देखो अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इंगेज्ड बोथ ऑफ देम सुपर पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था, जो मैंने बताया था, मैडम निकिता, अरे मैडम नहीं भाई वो सर है, निकिता गोर्बाचेव ने जो क्यूबा में अमेरिका के ऐसा लग रहा था उनको डर के यहाँ पे भी ये अपना कैपिटलिज्म फैलाएंगे, उसके लिए क्यूबा में अपनी मिसाइल उन्होंने डिप्लॉय कर दी थी। तो उसके बाद अमेरिका में टेंशन बढ़ गई, तो सारा मैंने बताया था। तो उसी के बाद जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद दोनों सुपर पावर न्यूक्लियर वेपन बनाने में लग गए थे, एक दूसरे को डराने के लिए, पूरी दुनिया में दिखाने के लिए कि सुपर पावर अब हम ही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। ठीक है भाई। सेकेंड पॉइंट है, US dropped nuclear bomb on the cities of Hiroshima and Nagasaki with the intention to stop Soviet Union from making military and political gain in Asia। देखो भाई मैंने बताया था कि US ने, आप सबको पता भी है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे। ठीक है, और उसके बाद तबाही बहुत ज़्यादा हुई थी जो आज तक भी देखने को मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन में आंसर में बताया गया है कि बम क्यों फेंके थे। भाई बम मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन से अलग बम इसलिए फेंके गए थे क्योंकि जो है अपना रशिया जो है एशिया में पड़ता है और एशिया में जापान भी पड़ता है। ठीक है, और हमको जैसे कि पता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान और अमेरिका अलग अलग दूसरे खेमों पे से थे। ठीक है, तो जापान को बम इसलिए फेंका था अमेरिका ने कि रशिया को पता चल जाए कि पावर हम ही होने वाले हैं, युद्ध तो वे शख्स हम जीतने वाले हैं। दुनिया ने ये एलिगेशन भी लगाया था अमेरिका के ऊपर कि तो जब युद्ध जीतने वाले थे तो बम क्यों फेंका तुमने, बम
फेंकने की, लास्ट में इतनी तबाही मचाने की क्या जरूरत थी। और अमेरिका ने सिंपल बोल दिया कि युद्ध खत्म होने वाला नहीं था, वो तो जापान हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, उससे पहले हमने कर दिया। लेकिन रियलिटी ये थी कि यूएस नहीं चाहता था कि रशिया का प्रभाव एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा बनता चला जाए, क्योंकि रशिया एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। तो उसी को रोकने के लिए यूएस ने वहाँ पे बम फेंक दिया था, ठीक है। एक तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट है, बोथ द पावर वर नॉट रेडी टू इनिशिएट अ वॉर बिकॉज दे न्यू दैट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस विल नॉट जस्टिफाई एनी गेन फॉर देम। ठीक है भाई। अब भाई साहब मैंने ये जब चैप्टर पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया था कि दोनों के दोनों पावर में ये कोल्ड वॉर ही क्यों रही, ये कभी भी असली वॉर में क्यों नहीं तब्दील हो पाई। तो क्योंकि दोनों पावर्स को पता था कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी किसी ने भी बम अगर एक तरफ से दूसरी तरफ थोड़ा सा भी कहीं से चिंगारी लगी तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। और जो आखिर में जो रिजल्ट आएगा कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि मैं जीत गया या मैं हार गया, क्योंकि नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा दोनों का, जीतने वाला भी जीत की खुशी नहीं मना पाएगा। तो इस पॉइंट में ये लिखा गया है कि दोनों पावर कभी भी चाहती नहीं थी कि रियल वॉर हो जाए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, बोथ द पावर वर टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल, बीइंग रिस्ट्रेंट एंड अवॉइडिंग रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। देखो भाई, जैसे कि हमें पता है कि दोनों की दोनों वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 और 1918 के बीच, और वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1939 से 1944 के बीच। ठीक है। तो इन दो विश्व युद्ध से दुनिया को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों लोग मरे, और जो लास्ट में जो ये बम फेंका गया हिरोशिमा नागासाकी पर, इसके बाद दुनिया समझ गई थी कि अगली जो वॉर होगी उसमें अगर ये परमाणुओं का इस्तेमाल होगा तो बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा पूरी दुनिया का। शायद इंसान का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है इससे। तो इसीलिए इसमें बोल दिया गया था कि भी दोनों की दोनों पावर रिस्पॉन्सिबल दिखा रही थी कि भी हम जो है इसको अनदर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। हालांकि वर्ल्ड को आप देखो बांट तो दिया था इन्होंने, कुछ अपनी तरफ कुछ उसकी तरफ, रशिया की तरफ कुछ यूएस की तरफ, लेकिन कभी भी उन्होंने इसको वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। अगर वॉर में कन्वर्ट होता तो वर्ल्ड वॉर में भी जरूर कन्वर्ट होता। ठीक है भाई, अपना ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहले ही बता दूं, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लो, ये पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे अगर आप वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आए हो तो। चलो तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, व्हाई डिड द सुपर पावर हैव मिलिट्री अलायंस विद द स्मॉलर कंट्रीज, गिव देयर रीजन। अरे भाई, जो ये सुपर पावर थी इन्होंने छोटी छोटी कंट्रीज को अपनी तरफ मिलाना क्यों चाह रहे थे, क्या रीज़न थे, कोई भी 3 रीज़न बताओ। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से बताया था। एक तो ये हो गया वाइटल रिसोर्सेज एज ऑयल एंड मिनरल्स। देखो भाई, आसपास की कंट्रियों में तेल भी मिलेगा इनको, अच्छे अच्छे मिनरल भी मिलेंगे, सोना मिलेगा, लोहा मिलेगा, चांदी मिलेगी, हीरे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप उनको अगर अपनी तरफ रख लेंगे तो भाई लड़ाइयों में तो ऑयल की तो बहुत ज़्यादा खपत होती है। ठीक है, कुछ भी बिना ऑयल के तो चलना नहीं है, तो ऑयल की बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, बड़े बड़े इन्वेंशन अगर उनको करने हैं। तो इस सब के लिए क्या हो गया कि भाई वाइटल रिसोर्स और ऑयल मिनरल्स चाहिए। ठीक है। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स, ये मैंने आपको बताया था कि लॉन्च कर सके, ताकि अब अगर रशिया के ऊपर अगर यूएस को हमला करना है तो वो यूएस से बैठ के हमला नहीं करे, ताकि पास से ही हमला कर दे। यानी कि जैसे जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार है उसकी ही पास से कर देगा तो बिल्कुल ही नज़दीक बैठ गया, वो वहाँ से जल्दी भी हमला कर पाएगा, और भाई साहब खर्चा भी कम लगेगा, और जो मिसाइल जो है कोई सी भी मिसाइल यूज कर सकता है, क्योंकि कई मिसाइल ऐसी होती है जिनकी थोड़ा सा रेंज होती है कम होती है, कईयों की ज़्यादा होती है, तो कम रेंज की भी कर पाएगा नज़दीक से। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, जहाँ से सुपर पावर अपने वेपन्स लॉन्च करे और ट्रूप अपने सैनिक जल्दी से जल्दी भेज सके। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। ठीक है, ताकि एक भी, मैंने बताया था बहुत अच्छे से, एक दूसरे के ऊपर स्पाई यानी कि जासूसी कर सके, ऐसी कोई लोकेशन भी तो होनी चाहिए ना। अब रशिया के ऊपर उनको यूएस को अगर वो करना है, स्पाई करना है, तो वो यूएस से बैठ के नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको आसपास की ही किसी कंट्री से या आसपास के किसी भी छोटे देश के पास अपने सैनिकों को भेज के या अपने जासूसों को भेज के आराम से स्पाई करा सकता है। 3 पूछे गए थे, लेकिन चौथा भी लिखा, तो भाई ये भी पढ़ लो। इकोनॉमिक सपोर्ट टू पे देयर मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब छोटे छोटे देशों को अपनी तरफ रखेंगे तो उनसे वहाँ के लोगों का भी जो है अपना टैक्स कलेक्शन जो होगा या जैसी भी वहाँ से मदद मिलेगी पैसे में, तो अगर युद्ध होगा तो भाई साहब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो उस खर्चे को भी पूरा करने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए छोटी छोटी कंट्रियों को अपनी तरफ मिलाया जा रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ तो भाई इस क्वेश्चन में बोला गया है, समटाइम इट इज सेड दैट द कोल्ड वॉर वाज ए सिंपल स्ट्रगल फॉर पावर एंड दैट आइडियोलॉजी हैड नथिंग टू डू विद इट। डू यू एग्री विद दिस, गिव वन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पोजीशन। तो भाई कई बार ये बातें बोली जाती है कि कोल्ड वॉर सिर्फ और सिर्फ अपना पावर को गेन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करने का युद्ध था, इसमें आइडियोलॉजी का कोई लेना, विचारधारा कोई लेना देना नहीं था। ये बोला गया, कोई एग्जाम्पल देके अपना जो आपका ओपिनियन होगा उसका सपोर्ट करे। तो यस,
ऐसा क्यों? देखो भाई, हमने मेन रीज़न क्या था युद्ध का, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म, अमेरिका और रशिया दोनों एक तरफ थे, तो दोनों को ये दिखाना था कि भाई पावर मैं हूँ, पावर असली पावर, या जो हार गया वो तो पावर से भारी हो गया, जो जीत गया उनके अंदर अब हो गया कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो इससे क्या पता चलता है कि पावर की ही असली लड़ाई थी। हालांकि आइडियोलॉजिकल बेस पे लड़ी गई थी, आइडियोलॉजिकल दिखाया गया था कि भाई हम कम्युनिज्म चाहते हैं, सोशलिज्म चाहते हैं, दूसरा बोलता है हम कैपिटलिज्म चाहते हैं, लेकिन रियल में पावर ही तो दिखाना था सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। तो यही इसका आंसर है, यस द कोल्ड वॉर वाज ए सिंपल स्ट्रगल फॉर पावर एंड दैट आइडियोलॉजी हैड नथिंग टू डू विथ इट बिकॉज द कोल्ड वॉर लीड टू सेवरल शूटिंग वॉर बट दिस डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। इसमें क्योंकि वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, छोटे छोटे युद्ध तो होते रहे थे, छोटे छोटे आपस में कहीं पे दोनों की सेनाएं भिड़ गई, लेकिन कभी भी बड़े युद्ध के लेवल पे उसको नहीं ले जाया गया। ठीक है भाई। तो सेकंड आता है, डिस्पाइट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया। कोरिया में हुआ था एक बार, ठीक है, आप डायरेक्ट मतलब कि आपस में एक दो बार युद्ध हो गए थे छोटे मोटे, लेकिन ठीक है दोनों वर्ल्ड वॉर नहीं, दोनों के आपस में छोटी मोटी तीखी जो लड़ाई हो गई थी। एक बार बर्लिन में हुई थी, ठीक है, ईयर देख लेना। द कोंगो, एक बार कोंगो में हुई थी, ठीक है, और एक बार नाइदर अलायंस सिस्टम क्रॉस्ड सर्टेन लिमिट। ठीक है, कभी भी एक लिमिट से बाहर ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई। और लास्ट पॉइंट है, मैनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन सम ऑफ एरिना लाइक कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान, बट वर्ल्ड वॉर स्प्रेड अ न्यूक्लियर वॉर और ग्लोबल हॉस्टिलिटीज़। तो यही बोला गया है कि कई लाइफ का लॉस तो हुआ, लेकिन कभी भी इनको वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं होने दिया। इनका अपना काम बना, अपनी पावर दिखाई, लेकिन लोगों की जान भी गई, लेकिन वर्ल्ड वॉर अपने ऊपर नुकसान नहीं होने दिया। हाँ तो भाई अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। What was India's foreign policy towards the US and USSR during the Cold War era? Do you think that this policy helped India interest? क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या थी जब आधी दुनिया यूएस की तरफ या यूएसएसआर की तरफ जाई थी, तो इंडिया का उस टाइम पे क्या स्टैंड था, और क्या जो इंडिया का स्टैंड था, जैसे कि हमें पता है, नाम का पता होगा आपको, जैसे कि क्या था वो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसमें ये पूछा गया है कि आपको लगता है कि इस पॉलिसी ने इंडिया की हेल्प की, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए था। तो चलो बे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, टू पर्टिकुलर केयर इन स्टेजिंग अवे फ्रॉम द टू अलायंस। देखो भाई इसमें क्या था, इंडिया ने कर लिया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि किसी की तरफ भी हम अलायंस नहीं करेंगे। तो एक इससे क्या हुआ कि अब जो दोनों अलायंस बटे हुए थे हम उससे दूर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस अलायंस। मतलब कि जो भी कंट्री अभी नई नई डीकोलोनाइज्ड हुई है, यानी कि अभी अभी या तो अंग्रेजों से या किसी और के जो राज चल रहा था पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पे, वो अभी अभी आज़ाद हुई है। इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ है, 1945 से ये चल गया था अपना युद्ध। तो ये इनको इनकी आवाज़ उठाई इंडिया ने, और जो भी ये नाम से जो मूवमेंट बना था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, मोreover इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस एंड राइवलरीज बिटवीन दीज अलायंस फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू अ फुल स्केल वॉर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इंडिया जो था दोनों की तरफ नहीं था, तो बीच में मडवाली कौन कर रहा था, मांडवाली कर रहा था इंडिया। जी हाँ, इस क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि इंडिया वाज द मांडवाली किंग दैट टाइम। अरे ऐसा नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि इंडिया ने दोनों के बीच की टेंशन कम करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट में पूछा गया था जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को हेल्प की, तो इसका आंसर है यस दिस पॉलिसी सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट ऑल्सो। इंडिया का भी फायदा हुआ था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? अरे हमने बताया तो था कि भाई इंडिया इंटरनेशनल एरिना में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि दोनों पूरी दुनिया दो जो जिनके अंडर काम कर रही है, वो इंडिया उनके बीच में माड़वाली करवा रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, नाम वाज कंसिडर्ड ए थर्ड ऑप्शन बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हाउ डिड दिस ऑप्शन बेनिफिट देयर ग्रोथ ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर। नाम का पहले फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि जो किसी की भी तरफ नहीं है, ना यूएस की तरफ ना यूएसएसआर की तरफ। तो इसको एक थर्ड ऑप्शन की तरह लिया गया था, ये पूछा गया है। और अगर लिया गया था तो इसने कैसे, मतलब कि जो इसके अंडर आ गई थी जो कंट्री, उनको कैसे हेल्प किया, और कोल्ड वॉर को हाइट पे बढ़ने के या कोल्ड वॉर को बढ़ने से भी कैसे रोका। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है नॉन अलाइनमेंट ऑफर न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ए थर्ड ऑप्शन नॉट टू जॉइन आइदर अलायंस। यानी कि वो हमने जो पढ़ा है कि इन्हें क्या बोला, कोई सा भी अलायंस ज्वाइन नहीं करना। ए मेजोरिटी ऑफ नाम मेंबर वाज कैटेगराइज्ड एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि इसमें कौन सी कंट्रीज थी, देखो किसी और की कॉलोनी है, कोई और राज कर रहा है, तो कम डेवलपमेंट इतना था नहीं, तो इनको लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज भी कहा जाता था। टू बी डेवलप्ड मोर इकोनॉमिकली नॉट एज रिमेन डिपेंडेंट ऑन रिचर कंट्रीज। यानी कि अगर हम किसी एक कंट्री के, जैसे अमेरिका यही तो बोल रहा था, अमेरिका और यूएसएसआर और कंट्री को अपनी तरफ यही कह के तो ला रहे थे कि भी हम तुम्हारी इकोनॉमी को अच्छा कराएंगे, तुम्हें मिलिट्री की हेल्प करेंगे। लेकिन ये कंट्री चाहती थी कि अब तक तो हम पे किसी और का राज था, अब उन काट के आपकी यूएसए या यूएसएसआर का राज आ जाएगा, तो हम चाहते हैं हम किसी और पे डिपेंडेंट हो ही ना, किसी रिचर कंट्री पे। ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। एक नया इकोनॉमिक
इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया गया कि भाई आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में एक दूसरे का फायदा करेंगे, कुछ कंट्रीज साथ होकर कुछ एग्रीमेंट करती है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development which proposed a reform of global trading system। तो ये बताया गया कि वहाँ भी इसमें थोड़ी सी हेल्प तो हो गई थी। अब यूनाइटेड नेशन भी एक ऐसे कॉन्फ्रेंस लेके आ गया है, नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाम से 1972 में, जिससे इन देशों में रिफॉर्म लाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो भाई चलो अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो उस टाइम लिस्ट डेवलप कंट्री या नाम के अंडर जो कंट्रीज थी जिसने न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया था, उनको क्या फायदे हुए थे। पहला पॉइंट है एलडीसी गोट कंट्रोल ओवर देयर ओन नेचुरल रिसोर्सेज विच वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। यानी कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री थी वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज, अपने सोने, अपने हीरे, अपना पानी, अपनी ज़मीन, सब कुछ अपने आप ही यूज़ कर पाएगी, दूसरी कंट्रीज यूज़ नहीं कर पाएगी। अब जो मैंने बताया था जिसके साथ भी वो अलायंस कर रही थी सुपर पावर, इसलिए तो कर रही था कि उनका ऑयल्स ले सके, उनकी जो है मार्केट को एक्सेस कर सके, उनकी जगह को यूज़ कर सके। तो जो उनके अंडर नहीं गया, जिसने किसी की तरफ अलायंस नहीं किया, तो वो अपनी चीज़ जो खुद यूज़ कर सकता है, ये एक बेनिफिट हो गया। टू मेक वेस्टर्न मार्केट अवेलेबल फॉर एलडीसी टू मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल। अब भाई इन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बना लिया है, बहुत से लोग एक साइड आ गए हैं, तो भाई वो ये जब कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग एक तरफ इकट्ठे होंगे तो दूसरे को उसको फायदा देना पड़ेगा, ना तो उसका खुद का भी नुकसान हो जाएगा, एक के भी से भी मना करेगा तो सबका उसको गुस्सा झेलना पड़ेगा। तो वेस्टर्न मार्केट में भी थोड़ा सा अब इन कंट्रीज़ को जो अपनी थोड़ा एक्सेस मिल गया। लास्ट थर्ड पॉइंट है टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। यानी कि अब वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी वो थोड़े सस्ते दामों पे देनी पड़ेगी उनको अब। और लास्ट है टू प्रोवाइड एलडीसी विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि अब बहुत सारे गरीब जो उस टाइम पे देश जिनको कहा जा रहा था वो एक साइड आ गए हैं। अब वो एक साइड आने के बाद अब उनका जो रोल है, अब वो ये ना छोटे छोटे मिलके बड़े हो चुके हैं। मतलब कि अभी किसी को एक कंट्री कोई 50 करोड़ का बिजनेस करती है, कोई 100 का करती है, कोई 30 का करती है, ऐसे मिला के बहुत ज़्यादा करोड़ों का बिजनेस हो गया है। तो इनको अब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे इनको भागीदारी देनी पड़ेगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से कराया है, तो आपको इस चीज़ में तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है भाई साहब। अभी तो भैया हमने करे हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, लेकिन बाद में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको भी सोल्व करेंगे आपके साथ, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर से चैप्टर वाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि खोला और करना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छे से आपको उनको भी सोल्यूशन कराएंगे और सब कुछ बताया हुआ है। तो रिवीजन की वीडियो भी अलग से बना देंगे, शॉर्ट में एकदम सबसे पूरा रिवाइज हो जाए। तो अब तक के लिए आप इसको पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और क्योंकि आपको पता है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको कराया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगे होंगे और आप अगर इसकी प्रैक्टिस एक दो बार करते हैं तो 95+ आप बिल्कुल ले पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।